गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के इस सेक्शन में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आएगी। इवन अगर आप जेनेटिक्स को चैप्टर्स आपने कभी नहीं पढ़े हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग, तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है यहाँ पर, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ इस चैप्टर में, सो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस, ठीक है, देन वर्ड है वेरिएशन, देन हेरिडिटी एक और शब्द यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनहेरिटेंस और जो हेरिडिटी वर्ड है काफ़ी ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, तो आपने एक चीज़ याद रखना है, हेरिडिटी का मतलब सिंपली ये होता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना। जैसे कि अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारी मदर के साथ और कुछ फीचर्स हमारे फादर के साथ में मिलते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि कैरेक्टर्स उन्हीं से यानी पेरेंट्स से ही अगली जनरेशन में क्या हुए हैं, पास ऑन हुए हैं, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस यूं ही चलता रहेगा। सो इस जनरलाइज्ड कैरेक्टर के पास ऑन होने को पेरेंट्स से अगली जनरेशन में, जो कि हमारे एंसेस्टर से ये चीज़ चलती आ रही है, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, यहाँ हम स्पेसिफिकली एक किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे आई कलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर हैज़ ब्राउन आई कलर एंड आई ऑल्सो हैव डार्क ब्राउन आई कलर, तो दैट मीन्स मैंने ये कैरेक्टर अपने फादर से इनहेरिट किया है। तो इनहेरिटेंस जो होता है, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हेरिडिटी एक जनरलाइज्ड टर्म होती है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है। आप बहुत सिंप्लीफाई में आप इसको याद रख सकते हो। इनहेरिटेंस का मतलब आप भी याद कर सकते हो इस तरीके से इसको भी, कि जब एक कैरेक्टर पर्टिकुलरली फादर से यानी जैसे पेरेंट्स से अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अनदर वर्ड वेरिएशन, मैं ये थोड़े नेक्स्ट आगे सेक्शन में लेती हूँ और आपको मैं इसका मतलब बताऊंगी यहाँ पे। सो इट रेफर्स टू पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, और ऑफस्प्रिंग में जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म जो हमें यहाँ पर समझना है, अब हम बोल रहे हैं कि कैरेक्टर पास ऑन होते हैं हमारे पेरेंट्स से अगली जनरेशन में। बट अगर हम देखें कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या जो पेरेंट्स से अगली जनरेशन में पास ऑन हो रही है, जो अपने साथ कैरेक्टर्स को भी लेके आ रही है, राइट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि ठीक है इनहेरिटेंस हो रही है, दैट वी कैन सी एज वेल, बट एक्चुअल में वो चीज़ जा कौन सी रही है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के आंसर को रेफ़र करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं उस चीज़ का आंसर दूँ तो वो आंसर होगा हमारा जेनेटिक मटीरियल। क्या चीज़ जा रही है पेरेंट्स से अगली जनरेशन में? जेनेटिक मटीरियल जा रहा है। जेनेटिक मटीरियल किसको कहते हैं? जेनेटिक मटीरियल सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो हम डीएनए को रेफर कर रहे हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, राइट। तो अब सवाल यहाँ पर और भी बड़े सारे खड़े हो जाते हैं कि ठीक है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से अगली जनरेशन में जा रहे हैं, पर वो कौन सी चीज़ है जो एक्चुअल में पास ऑन हो रही है? डीएनए। अब सवाल आ जाता है ये डीएनए कैसे पास ऑन होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। सो सबसे पहले हम डीएनए और डीएनए से जुड़ी हुई टर्म्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। आप बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्लीज़ समझते जाइए इस चीज़ को, कि बिल्कुल जो बेसिस है वो है इनहेरिटेंस का, वो है डीएनए, ठीक है। कि कौन सी चीज़ पास ऑन हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में? डीएनए पास ऑन हो रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड वेयर दिस डीएनए इज प्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेल बना लूँ इस तरीके से, सो सी ये मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है। सेल के अंदर आपको भी पता है क्या होता है हमारे पास, वी हैव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट, हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर अंडरस्टैंड कीजिए, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? डीएनए। तो डीएनए होता कहाँ है? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और ज़रा आप ध्यान से देखोगे, एक्चुअल में मैं इसको भी डीएनए अभी नहीं बोलूँगी, यहाँ पर ये जो डीएनए है वो उलझे हुए धागों के फॉर्म में है, एंटैंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड्स के फॉर्म में है। जैसे आपने ऊन के धागे देखे होंगे,
राइट। ऊन को अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं तो वो सिंपल धागे की फॉर्म में होता है, वो बाद में लेडीज उसके गोले वगैरह बना लेती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो वो उलझे हुए इंटैंगल्ड थ्रेड्स के मासेस में हमारा जो डीएनए है वो सेल्स के अंदर नॉर्मली इस तरीके से पड़ा हुआ होता है। इस डीएनए की इस फॉर्म को, डीएनए के इस थ्रेड लाइक फॉर्म को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल है क्या? यहाँ पर आप लिख लीजिए entangled masses of threads। ठीक है, और ये थ्रेड्स हैं किस चीज़ के? ये थ्रेड्स यहाँ पर हैं डीएनए के। आया समझ में? तो आपने समझना है क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए की थ्रेड लाइक फॉर्म को हम बोलते हैं। ठीक है, पर अभी भी देखते हैं कि ये जो धागा है इसमें कहाँ है डीएनए, और वो एक्चुअल चीज़ है क्या जो पेरेंट्स से अगली जनरेशन में पास ऑन होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। सो मैंने आपको बताया डीएनए कौन सी चीज़ पास ऑन होती है पेरेंट्स से अगली जनरेशन में? जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है। जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए। डीएनए कहाँ होता है? सेल है, सेल के अंदर हमारे पास दिस साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली सभी सेल्स के अंदर डीएनए किस फॉर्म में होता है? उलझे हुए धागों की फॉर्म में होता है, और इन धागों को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। अब अगर मुझे देखना है कि इसमें डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स मुझे इस धागे को और जूम इन करके देखना होगा, हमें और ज़्यादा गहराई में इस धागे को देखना होगा, तो मुझे डीएनए भी नज़र आएगा और हमें ये समझ पाएंगे वहाँ पर कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है जो पास ऑन हो रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। तो ये जो धागा है हमारा, दिस क्रोमैटिन मटेरियल, अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस छोटे से सेक्शन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल को यहाँ पर बाहर इनलार्ज कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ इसको। तो अंडरस्टैंड कीजिए, इस तरीके से हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। सो यू हैव दिस डबल स्ट्रैंडेड ये स्ट्रक्चर है जिसके बीच में ऐसे बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक है जी। सो दिस, सो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एंटैंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड्स के फॉर्म में जो है ये होता है। मैं धागे को थोड़ा और इनलार्ज करूँ तो हमें दिखेगा डीएनए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब क्या ये डीएनए एज सच ही पास ऑन हो जाता है, या इस डीएनए में कुछ है ऐसा जो एक्चुअली में क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स को पास ऑन कर रहा है। तो समझिए यहाँ पर इस डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होती है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। आपने याद रखना है डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टुकड़ों में प्रेजेंट होती है, सेगमेंट्स में होती है। मान लेते हैं कि डीएनए के इस सेक्शन में यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे स्किन के कलर की है। दिस सेक्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्किन कलर। अगले सेक्शन में इंफॉर्मेशन है हमारी हाइट की, ठीक है, एंड अगले सेक्शन में इंफॉर्मेशन है हमारे आई कलर की। मैंने वो कैरेक्टर्स लिए हैं जिनसे आप बहुत इजीली रेफर कर सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो समझिए यहाँ पर डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है। एज यू कैन सी, मैंने एक एग्जांपल में ये दिखाया, ये डीएनए है। अंडरस्टैंड करें, डीएनए इस फॉर्म में, धागे की फॉर्म में। मुझे डीएनए देखना है तो हमें इसे जूम इन करना पड़ेगा। जूम इन किया तो देखा ये रहा डीएनए, और हम देखते हैं कि डीएनए में इंफॉर्मेशन छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। हर टुकड़े में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की या ट्रेट की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ स्किन कलर, यहाँ हाइट, यहाँ पर आई कलर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड हर टुकड़े में, हर सेगमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो अगले सेगमेंट के इंफॉर्मेशन के साथ में इंटरफेरेंस नहीं करता है। आपने इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। तो अब ये जो डीएनए जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, टुकड़ों में है, तो हम इन सेगमेंट्स को ही क्या बोलते हैं? हम इन्हीं सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन्स। तो मैं बोल सकती हूँ ये स्किन कलर का क्या है? ये स्किन कलर का जीन है। मैं बोलूँगी ये हाइट का जीन है, राइट। उसी तरीके से ये आई कलर का जीन है। दिस इज द जीन फॉर आई कलर। तो यानी हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर हर बॉडी के हर एक कैरेक्टर की क्या है?
इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन्हीं सेगमेंट्स को, उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है। तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, लेट मी राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, हम सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास जीन्स, राइट। इन जीन्स को मैं टोटल कर लूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, सभी जीन्स को मिला दूँ तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज आवर डीएनए, राइट। टुकड़ों को बोल रहे हैं जीन्स, आप जीन्स को मिला दो, बन गया डीएनए, ठीक है। एंड ध्यान से देखिए, इस डीएनए को मैं और ज़्यादा कंडेंस कर दूँ तो बन जाता है ये धागा, यानी क्रोमैटिन मटेरियल। तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ओवर हियर, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो सबसे पहले जीन्स होते हैं, आप जीन्स को मिला दें तो बन जाता है हमारे पास क्या, डीएनए। और डीएनए को अगर मैं और ज़्यादा क्या कर देती हूँ, कंडेंस कर देती हूँ, तो बन जाते हैं वो उलझे हुए धागे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। तो डीएनए को आपने और कंडेंस किया तो बन जाता है हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल। अब एक सवाल है, क्या हमारा डीएनए सदा ही, यानी हमेशा ही इसी फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है? तो आप इसका आंसर ध्यान से समझिए यहाँ पर, कि जब तक कि कोई सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है, अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है तो यस, डीएनए हमारा इसी उलझे हुए धागों के फॉर्म में पड़ा रहता है, हमेशा डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। पर मान लेते हैं अब इसी सेल को डिवाइड करना है। आपको भी पता है जब सेल्स डिवाइड करते हैं, यानी ये वाला सेल अपने ही जैसा एक और सेल बनाएगा, राइट। और अगर अपने ही जैसा एक और सेल बनाएगा, यानी इस चीज़ की, इस डीएनए की, इस धागों की एक और कॉपी चाहिए होगी, करेक्ट है। तो अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ पर, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो डीएनए की कॉपी बनती है, और डीएनए की जो कॉपी जब यहाँ पर बनेगी तो क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं, बेसिकली यहाँ पर डीएनए को हम जब सेपरेट करेंगे, वो उलझे हुए धागों के फॉर्म में सेपरेट नहीं हो सकता है उस टाइम पे, यानी जब सेल्स को डिवाइड करना होता है, ये धागे एक थोड़ी सी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाते हैं। क्या होता है, ये धागा बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स की एक शक्ल ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ज़रा इस चीज़ को यहाँ पर समझ कर देखिए। तो मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको कि होता क्या है यहाँ पर, when a cell has to divide, when a cell has to divide, the chromatin material condenses to form, क्या बना देता है, टू फॉर्म एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम उसको, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एंड ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह के होते हैं, एक्स शेप्ड। तो ज़रा समझ कर देखिए, जब तक तो सेल ने डिवाइड नहीं करना, डीएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा धागों की फॉर्म में। पर अब अगर इसी सेल को डिवाइड करना है तो दिस धागा यानी क्रोमैटिन मटेरियल बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, और जब कंडेंस हो जाएगा तो बनाएगा ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। बस इससे ज़्यादा हमारा डीएनए और कंडेंस नहीं होता। डीएनए पहले कंडेंस होगा, क्रोमैटिन मटेरियल बनेगा, एंड हाईली कंडेंस होगा तो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स बनते हैं। इससे ज़्यादा और डीएनए की कंडेंसेशन नहीं बनता कि आप सोचें कुछ और बनेगा, नहीं। अगर हम बिल्कुल बेस से देखें तो सबसे पहले जीन्स है, जीन्स को जोड़ दें तो डीएनए बनता है, डीएनए को आप कंडेंस कर दो तो ये धागा बनता है, धागे को फाइनली कंडेंस करेंगे अगर, जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर होगा, तो क्रोमोसोम बनेगा। तो जहाँ मैं एक ऑर्डर में लिख रही थी, लेट मी ऐड इट हियर, यहाँ पर लिख देती हूँ इस चीज़ को। तो क्रोमैटिन मटेरियल फाइनली कंडेंस करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स लाइक दिस, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है। डीएनए पे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं,
जीन्स को मिला दो तो डीएनए बन गया, इसको कंडेंस कर दीजिए तो ये धागा बन गया, एंड फाइनली इसे कंडेंस कर दें तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। आई होप दिस बेसिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जीन्स पे चलते हैं अब ज़रा यहाँ पर। ठीक है, अब इन जीन्स में ऐसा है क्या, है कि नहीं, ये चीज़ भी समझने वाली है यहाँ पर। इन जीन्स के पास ऐसा क्या है, मैंने अभी ऊपर लिखा स्किन कलर का जीन, आई कलर का जीन, हमारी हाइट का जीन। ठीक है, यू कैन सी हमारी मेरी जो भी हाइट है, आपकी जो भी हाइट है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए में प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ है, सेल्स के अंदर है। तो अंडरस्टैंड करने की एक चीज़ है ना यहाँ पर, इंफॉर्मेशन तो सेल्स के अंदर है और जो इसका इफेक्ट है वो बॉडी में बाहर शो हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन बॉडी के सेल्स से, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर शो हो कैसे रही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। जैसे कि आप जो भी ये मेरा स्किन कलर देख रहे हैं या जो भी आपका खुद का स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, वो आप बाहर देख सकते हैं। हमें अब ये चीज़ समझ में आ गई, बॉडी के एक एक कैरेक्टर के इन्फॉर्मेशन डीएनए में है, डीएनए सेल के अंदर होता है। यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ है ना, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ है तो हमारी बॉडी में नज़र कैसे आ रही है, बीच में ऐसा क्या प्रोसेस है। डीएनए पक्का अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और कोई तो ऐसी चीज़ बन रही है बीच में जिसकी वजह से बाहर कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, तो हमारे ये जो जीन्स हैं वो ऐसा क्या बनाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। जो जीन्स है हमारे, सॉरी आई हैव टू राइट, हाँ, तो जो हमारे ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स के पास क्या होती है, या डीएनए भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जीन्स हैव इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, या मोर करेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं द डीएनए हैज इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, बॉडी के कैरेक्टर्स की। एक जीन में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जीन्स हैव इंफॉर्मेशन, एंड इस इंफॉर्मेशन से क्या बनते हैं, ठीक है, जीन्स क्या बनाते हैं, इस इंफॉर्मेशन से जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी अगर ये स्किन कलर का जीन है तो स्किन कलर तो बाहर दिख रहा है हमको, तो डीएनए की उस इंफॉर्मेशन से बाहर ये स्किन कलर कैसे आया, आई मीन टू से इंफॉर्मेशन सेल के अंदर है, स्किन कलर यहाँ है, क्या चीज़ बनी है जिसकी वजह से यहाँ स्किन कलर बन पाया। तो अंडरस्टैंड कीजिए, हर जीन प्रोटीन्स बनाता है, उन प्रोटीन्स से फिर वो जो कैरेक्टर है वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है। समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो जीन्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स की कहानी अब ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पर। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें इधर, तो प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स से बनते हैं। इज दिस थिंग क्लियर, प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। अगली चीज़, नेचर में सिर्फ हमारे पास 20 ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन नेचर only 20 amino acids are present. AA is amino acids. नेचर में बात करो तो सिर्फ 20 ही अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी इन 20 अमाइनो एसिड्स की ही अलग अलग सीक्वेंसेस से प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, अब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास डीएनए है, सबके डीएनए में जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और सबके जीन्स जो हैं, सबके डीएनए के जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं और नेचर में सिर्फ 20 ही अमाइनो एसिड्स हैं। यानी हमारी नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फंजाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी में प्रोटीन्स बन रहे हैं, करेक्ट है। बट सबकी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स से बनते हैं। पर एक बैक्टीरिया के प्रोटीन्स कुछ अलग होते हैं, इंसान के प्रोटीन्स कुछ अलग होंगे, एक प्लांट के प्रोटीन्स कुछ अलग होंगे, एंड सो ऑन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके प्रोटीन्स में डिफरेंस है। तो प्रोटीन्स में वो डिफरेंस आता कहाँ से है, द डिफरेंस लाइज इन द सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। काइंडली इसको ज़रा समझिए, 20 ही अमाइनो एसिड्स हैं पर सबके प्रोटीन्स अलग अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उस प्रोटीन में वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो प्रोटीन्स
differ from one another in the sequencing of amino acids. अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग होता है, ये याद रखना है। इज दिस थिंग क्लियर? समझिए इस चीज़ को। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लेते हैं वी हैव स्किन कलर का जीन। मैं एक जीन की बात कर रही हूँ और वो जीन किस चीज़ का है? वो जीन है स्किन की कलर का। अब मैंने बोला जीन्स अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं? जीन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यानी इस जीन ने क्या बनाया? अपना प्रोटीन बनाया। अब ये जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन इज मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। ये बना हुआ है अमाइनो एसिड्स से। अंडरस्टैंड करो आप। तो ये जो अमाइनो एसिड से जो है ये बन रखा है, ये जो प्रोटीन है। सो हाँ, एग्जाम्पल ये अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस मैं बता देती हूँ। तो जैसे ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से ये अमाइनो एसिड्स ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं एक और ले लेती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे कि हाइट का ये जीन है, तो हमारी हाइट का जीन भी क्या करेगा? ये जीन है, ये वाला जीन भी क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? इसका जो प्रोटीन है ये भी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग से बना है। तो ज़रा समझ के देखो यहाँ पर, जब मैंने स्किन कलर का जीन बनाया तो मान लेते हैं ये सारे अमाइनो एसिड्स एक जैसे हैं। ठीक है, अगले वाला हमारी हाइट का जीन है, ये भी अमाइनो एसिड से बना हुआ है, बट इसमें ये अमाइनो एसिड कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर एक जीन और दूसरे जीन के में भी अंतर है। किसमें? प्रोटीन्स ही अलग अलग हैं, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट है। तो एक बॉडी के अंदर ही एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मैच नहीं करता, तो एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। सारा अंतर किस चीज़ का है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग का है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो जीन्स हैं हमको अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस ही डिक्टेट करते हैं। जीन्स एक्चुअल में बता क्या रहे हैं? जीन्स एक्चुअल में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ही डिक्टेट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। नेक्स्ट आप इस चीज़ को आप समझेंगे अगर तीनों टर्म्स को हम यहाँ पर लिख लें। ठीक है, वी हैव 3 टर्म्स। जीन, तो जीन क्या होता है? डीएनए क्या होता है? ठीक है, क्रोमोसोम, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डीएनए सबसे पहले हमेशा याद रखना है, डीएनए को आप यही लिखोगे, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए तो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स हैं ये ऑफ डीएनए which contains information of a particular trait। ठीक है, क्रोमोसोम्स अब क्या होते हैं? क्रोमोसोम इज the condensed, the highly condensed form of DNA, ठीक है, is called a chromosome। सबसे हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। दूसरा X शेप्ड होती है ये, विच शेप? X शेप्ड होते हैं ये। ठीक है, ये पॉइंट आपने इस तरीके से याद रखना है। डन। सो इस क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम एक एक करके आगे की चीज़ों के साथ में प्रोसीड करते रहेंगे।